नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों आज से हम इसमें एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट्री की। चलिए तो आज हम इसमें जो देखेंगे वो हमारी थर्ड यूनिट जो है उससे रिलेटेड एमसीक्यू है, यानी जो आपके फॉरेस्ट लॉ हैं और पॉलिसीज हैं, नेशनल पॉलिसीज हैं, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू यहाँ पर किस तरह से आपको बनते हैं और किस तरह से आए हुए हैं या आ सकते एग्जाम में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, जितने से ज्यादा क्वेश्चन कर सके हम एक आवर के अंदर उतने हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि पहले भारतीय वन अधिनियम का मसौदा किस वर्ष में तैयार किया गया था। फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो हुआ था वो कब ड्राफ्ट किया गया था। चलिए तो जल्दी से इसका आंसर आप सभी को पता है, 1865 जी, 1865 जो था पहला आपका फॉरेस्ट पॉलिसी थी, है ना, ये आप सभी को पता है। इसके अलावा आपको पता होगा 1918 में इसे अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, 1918 1918 में से अमेंड किया गया था, है ना, अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, इसके अलावा काफी सारी चीजें हैं, जैसे अगर मैं बात करूं 1927 में 1927 में, तो 1927 में क्या हुआ था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट क्या हुआ था, पास हुआ था, है ना, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ था। इसके अलावा 1927 में, इसके बाद 1972 में आपका कौन सा आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। इसके बाद 1976 में क्या आया था, 1976 में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट आया था आपका, है ना। इसके बाद फिर 1980 में, 1980 में आपका आया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था। फिर 1991 में, 1991 में जो आपका वाइल्ड लाइफ एक्ट था उसे क्या किया गया, अमेंड किया गया, है ना, अधिनियमित किया गया उसके बाद उसे, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है, कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 1991 के बाद 2001 की, तो 2001 में आप सभी को पता है जो 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था 1927 का, इसे क्या किया गया था, अमेंड किया गया था, है ना। इसके बाद फिर 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट करके था, इसे पास किया गया और ये यूएन कन्वेंशन के दौरान पास हुआ था। बेसिकली यूएन का कन्वेंशन हुआ था बायोडाइवर्सिटी पे, उसके बाद भारत ने इसे पास किया था। इसके बाद 2005 में शेड्यूल ट्राइब एक्ट लाया गया, उसके बाद 2006 में इसे क्या किया गया था, पास कर दिया गया था, है ना। 2005 में लाया गया था और 2006 में इसको क्या किया था, पास किया गया था, शेड्यूल ट्राइब एक्ट, जिसे ट्राइबल एक्ट के नाम से, ट्राइबल राइट एक्ट, लैंड राइट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है लास्ट फॉरेस्ट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग, जो अंतिम वन नीति है वो किस वर्ष में आपकी पारित की गई थी, अंतिम वन नीति। तो आपको बता दूं जो पहली वन नीति है वो कब आई, याद रखिएगा 1894 में पहली वन नीति आई थी, फर्स्ट थी, है ना, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी थी जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई थी। डॉक्टर वॉयलकर की रिपोर्ट के आधार पर लाया गया था, डॉक्टर वॉयलकर की रिपोर्ट के आधार पर ये पॉलिसी लाई गई थी 1894 में, है ना। तो ये हमारी कह सकते हो पूरे भारत की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी थी, लेकिन आजाद भारत की नहीं कहूंगा क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज से, है ना, आजादी नहीं मिली थी। उसके बाद ये फॉरेस्ट पॉलिसी आई 1952 में, उसके बाद फिर आपकी लेटेस्ट जो पॉलिसी आई 1988 ये लेटेस्ट वाली हो गई, है ना। अभी भी इस पे विचार चल रहा है अमेंडमेंट का, लेकिन इन फ्यूचर अभी तक हुआ नहीं है, हो भी सकता है ना, तब देखेंगे। बाकी लेटेस्ट में अगर बात करें तो 1988 की है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और दूसरी चीज, कभी क्वेश्चन आ जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली नेशनल वन नीति कौन सी थी, तो याद रखिएगा 1952 जो हुआ वो आपकी स्वतंत्र भारत की थी। और बोले कि पहली वन नीति कौन सी थी, तो पहली वन नीति थी 1894 की, डॉक्टर वोलकर की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो कब पास की गया। अभी मैंने बताया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में पास किया गया था, 1980 में पास किया गया था। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही पहले क्वेश्चन में इसका आंसर आपको करवा दिया गया है, मेरे हिसाब से आपको ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं होगी। चलिए ठीक है, 1980 आगे देखते हैं इसी में। इसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है ना, कि इसमें
काफी सारी चीजें हैं, पेनल्टी है ना, अगर आप किसी चीज को वो करते हो, है ना, आपको सजा है, अगर आप कुछ चीज को भी रेलवे वोलवे इनको परमिशन लेनी होगी, अगर फॉरेस्ट लैंड है, चाहे आप रोड बना रहे हो, चाहे आप टनल निकाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो सब इसके अंतर्गत ही आपका देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। वन महाअधीक्षक कौन थे भैया? वन महाअधीक्षक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कौन थे, ये आपको पूछा जा रहा है ना। चलो जल्दी से बताइए, इंस्पेक्टर जनरल कौन थे, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है सर डिट्रिच ब्रांडिस। सर डिट्रिच ब्रांडिस जो थे ये आपके फॉरेस्ट जनरल ऑफ इंस्पेक्टर थे, है ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 1864 में 1864 में जो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस की शुरुआत की थी। इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस की शुरुआत की थी 1864 में, याद रखिएगा 1864 में। इसके बाद फिर जो आपकी अपॉइंट हुए डॉक्टर डाइट्रिच ब्रांडिस को, है ना, ये जर्मन फॉरेस्ट ऑफिसर थे, इन्हें इंस्पेक्टर जनरल यानी वन महाअधीक्षक क्या किया गया, अपॉइंट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये कई बार आपको पूछ सकता है। उसके बाद फिर ये जो सर्विस 1864 में इंट्रोड्यूस की थी, इसे पूरे देश में 1867 में लागू कर दिया गया था, 1867 में लागू कर दिया गया था, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इनकी ट्रेनिंग जो होती थी उस टाइम पे, अगर ऑफिसर्स जो रहते थे फॉरेस्ट वाले, उनकी ट्रेनिंग फ्रांस और जर्मनी में होती थी, फ्रांस और जर्मनी में ट्रेनिंग होती थी इनकी। बाद में 1905 में इनकी ट्रेनिंग लंदन में करवाई जाने लगी। उसके बाद फिर 1905 से 1926 तक इनकी ट्रेनिंग जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी कैम्ब्रिज हो गई, है ना, यहां पर इनको ट्रेनिंग दी जाने लगी। इसके बाद फिर आपका इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर या इंस्टीट्यूट, ये आपका ओपन किया गया। कहां पर ये ओपन किया गया? देहरादून में। कहां पर? देहरादून में 1906 में, 1906 में याद रखिएगा, यहां पर चालू किया गया। इसके बाद इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज ये आपका चालू किया गया। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज चालू किया गया 1938 में, 1938 में, और ये चालू किया गया आपका देहरादून में ही इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज चालू किया गया 1938 में, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है ना। उसके बाद जो हमारा आजादी हुई 1966 में, आपका क्या बन गया? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बन गई, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बन गई, IFS का निर्माण हुआ, है ना। ऑल इंडिया लेवल पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1951 का एक्ट था, 1951 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था, उसके अंतर्गत 1966 से IFS की शुरुआत हुई, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की शुरुआत हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर सबमिटेड रिपोर्ट। अब जो नेशनल कमीशन थी उसकी रिपोर्ट कब सबमिट की गई, तो ये याद रखने वाली चीज है, 1976 में रिपोर्ट सबमिट की गई थी नेशनल कमीशन ने एग्रीकल्चर पे। ठीक है, फिर है फर्स्ट इंडिपेंडेंट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। इंडिपेंडेंट की बात हो रही है, 1894 वाली जो थी वो कैसी थी? पहली थी, लेकिन 1952 वाली क्या थी? इंडिपेंडेंट भारत की पॉलिसी थी, 1952 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वन्य जीवों का समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया। अब ये अमेंडमेंट वाली लिस्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है ना। तो इसका आंसर आपको अच्छे से याद रखना है, जो 42वां अमेंडमेंट है, 42 अमेंडमेंट के अंतर्गत आपकी क्या आती है? वन और वन जीवों की समवर्ती सूची इसके अंतर्गत आती है। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है ना, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? फिलहाल पहले जब शुरुआत हुई थी तो पहले वो देहरादून में था, लेकिन फिलहाल हेडक्वार्टर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट है वो कहां पर है? दिल्ली में है। याद रखिएगा, जो शुरुआत हुई थी खुला वहां पे था, है ना, लेकिन बाद में जब आपका आजादी हुई तो दिल्ली में ज्यादातर आपके हेडक्वार्टर क्या किए गए? शिफ्ट कर दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी। पहली फॉरेस्ट पॉलिसी की बात कर रहा है यहां पर। तो आप सभी को पता है पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब लाई गई थी?
1894 में डॉक्टर वोइलकर की रिपोर्ट के आधार पर मैंने बताया था आपको लाई गई थी 1894 में, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस सेक्शन में आता है? ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है ना। ये ऑलरेडी मैं आपको अच्छे से डिस्कस करवा चुका हूं कि ये कौन से एक्ट के अंतर्गत आता है। चलो जल्दी से बता दो। सेक्शन 35, सेक्शन 35 के अंतर्गत आता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नेशनल पार्क जो है 35 और सेक्शन 38 और सेक्शन 38, ये दो सेक्शन है, दो धारा है। इसके अंतर्गत आपका देखने को मिलता है नेशनल पार्क का ढांचा, ठीक है, या घोषणा, ठीक है। इसके अलावा सब सेक्शन 3 के अंतर्गत 36 के, है ना, आपका क्या होता है नेशनल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? डिक्लेयर कर सकती है ना। और बहुत सारी इसमें मैंने आपको एक्ट बताए थे नेशनल पार्क में, एक बार आप वीडियो देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ इकोलॉजिकल फ्रगाइल सिस्टम एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, ये किस पॉलिसी के अंतर्गत आपको देखने को मिला है, यह आपको बताना है। चलो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बिल्कुल, फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अंतर्गत ये आपको देखने को मिला है। आपने फॉरेस्ट पॉलिसी पढ़ी थी, उसके अंतर्गत ये चीजें आपको देखने को मिली हैं। चलिए फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, ठीक है, 1988 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ पॉपुलेशन, है ना, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, है ना। इसके अलावा मैंने बताया था ट्राइबल लोगों को वो करना, हेरिटेज को कंजर्वेट करना। इसके अलावा मैंने 2-3 चीजें और बताई थी, वुड और रिडक्शन ऑफ वुड यूजेस को बढ़ावा देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया? तो ये सभी को पता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में पारित किया गया था। 1972 में 1972 में पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू किया गया? तो ये बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में, 1973 में स्टार्ट किया गया था, 1973 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई? तो पहली फॉरेस्ट पॉलिसी आप सभी को पता है 1894 में, 1894 में पहली फॉरेस्ट पॉलिसी डॉक्टर वोइलकर की रिपोर्ट के आधार पर आई थी। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड कब किया गया? तो ये भी मैंने आपको बताया, जो 1972 में आपका अमेंडमेंट, आपका जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पॉलिसी आई थी उसे 1991 में, 1991 में मैंने पहले क्वेश्चन में ही शुरुआत में बता दिया था, 1991 में अमेंड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो नीलगिरी तहर है वो कौन से शेड्यूल के अंतर्गत आता है? तो उसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये जो है शेड्यूल 1 पार्ट 1 के अंतर्गत आता है, शेड्यूल 1 पार्ट 1 के अंतर्गत आता है नीलगिरी तहर। नेक्स्ट है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है भैया? याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 21 मार्च को। नेक्स्ट है आईसीएफआरई का स्थापना कहां हुई? आईसीएफआरई की स्थापना कहां हुई? जल्दी से बताइए, आईसीएफआरई की स्थापना कहां हुई? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, है ना। आईसीएफआरई क्या नाम है फुल फॉर्म? कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है ये, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। इसका जो हेड क्वार्टर है, याद रखिएगा कहां पर है? देहरादून में है। इसका हेड क्वार्टर है कहां पर है? देहरादून में है। इसके अलावा इसके अलग अलग सेंटर भी हैं, है ना, अलग अलग सेंटर भी हैं, शिमला में, रांची में, जबलपुर में, जोधपुर में, कोयम्बटूर में,
है ना। 1986 में 1986 में इसे क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। 1986 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, देहरादून में, याद रखिएगा। इसके टोटल अगर मैं बात करूं तो 9 इंस्टीट्यूट है, 9 इंस्टीट्यूट है और 4 जो है एडवांस सेंटर है, 4 एडवांस सेंटर है, टोटल 9 इंस्टीट्यूट है। 9 में आपको मैंने बताया, पहला देहरादून, शिमला, रांची, जोरहट, जबलपुर, जोधपुर, बेंगलोर, कोयम्बटूर, इलाहाबाद, छिंदवाड़ा, आइजोल, हैदराबाद और अगरतला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रेंजर अंडर विच सेक्शन हैज गॉट पावर ऑफ इविक्टिंग एनी पर्सन अथॉरिटी ऑक्युपाइंग लैंड इन रिजर्व फॉरेस्ट। ये भी ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है कि फॉरेस्ट रेंजर की कितनी अधिकार होते हैं। तो 8 जो आपकी धारा है 68A, इसके अंतर्गत जो आपका फॉरेस्ट रेंजर होता है उसे अधिकार होता है कि वो क्या कर सकता है, आपसे जगह खाली करवा सकता है ना। 68A के अंतर्गत, याद रखिएगा 68A के अंतर्गत आपका आता है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी में नेक्स्ट देख लेते हैं। 68A के अंतर्गत आता है आपका, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया? तो ये भी आपने पढ़ा है दोस्तों, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया? 1986 में। कब पारित किया गया? 1986 में पारित किया गया था। इसके अलावा आपको और भी कुछ ना पूछ ले इसमें, और क्या पूछ सकता है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया है 1986 वाला पूरा अच्छे से, है ना। और 9 जनवरी 1986 को इसे पारित किया गया था, है ना। और ये कब आया था? जब आपकी 1986 की जो गैस आपकी वो थी, डिजास्टर थी, भोपाल की जो ट्रेजेडी थी, उसके बाद गवर्नमेंट थोड़ी जागी और ये लेके आई, है ना। और इसमें 26 सेक्शन है टोटल, याद रखिएगा 26 सेक्शन है, 26 सेक्शन है, 4 चैप्टर हैं, 4 अध्याय हैं, 26 सेक्शन है। अभी कई बार पूछा जा सकता है आपसे, है ना। इसके अलावा पारित कब किया गया मैंने आपको बता दिया, 9 जनवरी 1986 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु रोजवुड ट्री, तमिलनाडु रोजवुड ट्री कंजर्वेशन एक्ट कब पारित किया गया था? तमिलनाडु रोजवुड, रोजवुड एक्ट कब पारित किया गया था? याद रखिएगा 1994 में पारित किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये तमिलनाडु द्वारा पारित किया गया था बेसिकली अपने राज्य में। ठीक है, रोजवुड प्रोटेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु एनिमल एंड बर्ड सेक्रीफाइस प्रोविजन वॉस एक्ट, याद रखिए, इसको भी याद रखना है। 1950 में, 1950 में इसे पारित किया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ पशु और पक्षी के बलिदान निषेध के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है तमिलनाडु हिल एरिया प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री, 1955 में कौन कौन सी जगह आती थी? याद रखिएगा, आपका जो म्युनिसिपल एरिया है ऑक्टोमुंड का, कन्नूर का म्युनिसिपल एरिया ये भी आता था, और कोडीकलम का म्युनिसिपल एरिया भी आता था, मतलब तीनों एरिया कवर करता था। ये थोड़े ऊपर ऊपर क्वेश्चन आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ वॉज कंसिस्ट इन द ईयर ऑफ, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब किया गया? भारतीय वन्य जीव का गठन, बोर्ड का गठन कब किया गया? याद रखिएगा 1952 में। क्या? इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का जो गठन है 1952 में किया गया था, है ना। 1952 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, 1952 में।
एक बार देख लीजिएगा। और इसे 1952 में किया गया, बाद में इसे काफी चेंज भी किया गया, है ना। और प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। 1952 में गठन किया गया था। पीएम जो है वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा इसमें दो तीन चीजें और पूछी जा सकती हैं। बाद में फिर 1972 में आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, 1972 में, है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। उसके बाद फिर इसे अमेंड किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को 2002 में, है ना। थोड़े से चेंज किए गए इसमें। टोटल अगर बात करें नेशनल लेवल पे तो 47 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 47 मेंबर्स होते हैं, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट है वो इसके हेड होते हैं। पीएम वैसे हेड होते हैं, है ना। चार्ज अगर देखें तो वाइस चेयरपर्सन देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है वो आपका होता है। इसके अलावा आपका इसके अंदर मेंबर ऑफ लोकसभा भी होंगे, एक राज्यसभा से होगा, एनजीओ होंगे इसमें, है ना, एनवायरमेंटलिस्ट होंगे, काफी सारे लोग इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ हैज बीन। अब देखो ये ऑलरेडी मैंने अभी बता दिया है, उससे पहले ही मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया है पिछले क्वेश्चन में ही। भैया कौन इसका हेड होता है? तो जाहिर सी बात है अध्यक्ष के रूप में, चेयरपर्सन के रूप में हमारे कौन होते हैं? माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चेयरमैन नहीं होते, ये वाइस चेयरमैन होते हैं, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट जो होती है एनवायरमेंट वाली, वाइस चेयरमैन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, इसमें आप लोग को हो सकता है थोड़ा सा इशू ना हो। देखो हेड होता है पीएम, पीएम होता है चेयरमैन, है ना, चेयरमैन, ठीक है। सेकंड जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज वाली है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट है, वो होता है वाइस चेयरमैन, वो होता है वाइस चेयरमैन। इसके बाद जो आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट है और डायरेक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है वो मेंबर होते हैं सेक्रेटरी, है ना, सेक्रेटरी होते हैं बोर्ड के। इसके अलावा 3 पार्लियामेंट्री होते हैं, 3 पार्लियामेंट से आते हैं, जिसमें 2 होते हैं लोकसभा के, एक होता है राज्यसभा से, है ना। इसके बाद यहां पर 5 एनजीओ देखने को मिलेंगे इसके अंतर्गत, 5 एनजीओ। इसके साथ में 10 यहां पर क्या होंगे? एनवायरमेंटलिस्ट होंगे, है ना, 10 एनवायरमेंटलिस्ट होंगे, क्लाइमेट कंजर्वेशनिस्ट होंगे, ये इसके अंतर्गत पूरी टीम के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट है द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन में परमिट एनी पर्सन टू एंटर इन द सेंचुरी ऑफ फॉर दी। अब ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कि जो वार्डन होता है वो क्या कर सकता है, उसके हाथ में क्या रहता है। तो याद रखिएगा उसके हाथ में स्टडी ऑफ वाइल्ड लाइफ रहेगी, फोटोग्राफी रहेगी, टूरिज्म रहेगा, यानी ऑल दी अबव रहेगा इसका आंसर। तीनों चीज उसके हाथ में, वो आपको परमिशन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ लिवली स्टॉक आर टेकन। ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करवा चुका हूं, है ना, बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। मैंने बताया था लिवली स्टॉक को जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है उससे 5 किलोमीटर दूरी रखना होता है सेंचुरी से, है ना, 5 किलोमीटर दूर रखना होता है, ताकि जो आपके पालतू पशु हैं उनसे कोई बीमारी जंगली जानवरों में ना आ जाए या पेड़ पौधों में ना आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टाफिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल एज। जंगली जानवरों का स्टाफ जो है, बेसिकली स्टाफिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल, याद रखिएगा इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टैक्सीडर्मी। क्या कहते हैं? टैक्सीडर्मी। याद रखिएगा क्या कहते हैं? टैक्सीडर्मी कहते हैं इसे। टैक्सीडर्मी होती है द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग और स्टफिंग और माउंटिंग द स्किन ऑफ एनिमल, है ना। स्टफिंग है ये, स्टाफिंग नहीं है, स्टफिंग है, स्टफिंग, ठीक है। स्टफिंग मतलब भूसा भरना, है ना। देखा होगा आपने, खाल निकाल के उसमें क्या कर दिया जाता है? भूसा भर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं टैक्सीडर्मी। याद रखिएगा, कई बार पूछ ले कि भैया मरने के बाद उनको एज अ स्टैच्यू रखा जाता है, तो उसके अंदर का पूरा माल निकाल के उसकी खाल में क्या भरा जाता है? भूसा या कुछ दूसरे प्रोडक्ट भरे जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सीडर्मी कहते हैं, स्टफिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल, ठीक है। याद रखिएगा स्टफिंग नहीं है, चम पूर्ण करना है हम इसको कहते हैं, है ना, टैक्सीडर्मी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ट्रेड और कॉमर्स इन वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल आर्टिकल आर टॉपिक डील्ड इन विच सेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो आप लेन देन करते हैं वाइल्ड लाइफ चीजों का, है ना, वो आपका सेक्शन 39 के अंतर्गत आता है। सेक्शन 39 के अंतर्गत आता है ये जो आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है
उसका, ठीक है। याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 39, सेक्शन 39 याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 39, इसके अंतर्गत आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल कमिंग अंडर शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल एक्ट इज, कौन सा एनिमल है जो शेड्यूल 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के? चलिए तो इसका आंसर याद रखिएगा, जो आगर मॉनिटर लिजर्ड है, आगर मॉनिटर लिजर्ड है वो आपकी इसके अंतर्गत आती है, 1972 के अंतर्गत आती है ना। आगर मॉनिटर लिजर्ड, आगर मॉनिटर लिजर्ड, ठीक है। आगर मॉनिटर लिजर्ड जो है आपकी, याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है, किसके अंतर्गत आती है? सेक्शन 39 है ना, सॉरी सेक्शन 39 ही, शेड्यूल 1 पार्ट 2 के अंतर्गत आती है ना। जिसे विष खोपड़ा कहते हैं, आपने देखा होगा हिंदी में इसको विष खोपड़ा कहा जाता है। इसे गो, हिंदी में इसको गो भी कहते हैं, कई लोगों ने देखा होगा, गो की तरह होती है ना, गो की तरह होती है। इसे विष खोपड़ा भी कहा जाता है, विष खोपड़ा गो भी कहा जाता है इसे, ये याद रखिएगा है ना। और ये जो स्क्वा माता कैटेगरी के अंतर्गत आती है, जनरली आपको ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अरब एशिया है ना, यहां पर आपको देखने को मिलेंगी है ना। गो फेमस है, जैसे बंगाल की गो काफी फेमस है ना, बंगाल की गो काफी फेमस है और काफी जहरीली होती हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या है? विष खोपड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तमिलनाडु एनिमल एंड बर्ड्स इन द अर्बन एरिया एक्ट विच ऑफ द ईयर, ये कब पास हुआ? चलिए कब पास हुआ है वाला एक्ट याद रखिएगा, ये पास हुआ 1997 में, 1997 में पास किया गया था। नेक्स्ट, द एनिमल कवर इन तमिलनाडु एनिमल्स बर्ड्स इन द अर्बन एरिया, अब ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर है वो नन ऑफ दी अबव है ना, ना तो एलिफेंट, ना तो टाइगर, ना तो लायन, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कब स्टैब्लिश की गई? IBWL, IBWL कब स्टैब्लिश किया गया? इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है ना, जल्दी से बताइए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। IBWO, चलो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जल्दी बता दीजिए, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ NBWL, जल्दी बताइए। 1972 में है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी अगर देखें तो सेक्शन 5A के अंतर्गत आता है, सेक्शन 5A के अंतर्गत आता है, 1972 के एक्ट के अंतर्गत अगर पूछेगा भी क्वेश्चन तो। हाँ, कब इसे पारित किया गया? 1952 में ही इसे बनाया गया था ना, लेकिन जो 1972 का एक्ट है उसके सेक्शन 5A के अंतर्गत आता है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इसके अलावा इसमें मैंने आपको बता ही दिया है जो आपका कमेटी में कौन कौन होगा है ना, और काफी चीजें इसमें मैंने आपको अच्छे से डिस्कस करवाई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी वॉज स्टार्टेड इन, बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ये कब आपकी स्टार्ट की गई थी? याद रखिएगा 15 सितंबर 1883, 15 सितंबर 1883 को इसको स्टार्ट किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य क्या था? ये बेसिकली आपकी जो बायोडायवर्सिटी है ना, उससे रिलेटेड था। उस टाइम पे मुंबई बॉम्बे हुआ करता था, हेडक्वार्टर याद रखिएगा इसका मुंबई में ही है, हेडक्वार्टर मुंबई में ही है ना। और ये आपके अलग अलग उस पे क्या कर रही है, काम करती है ऑल ओवर इंडिया है ना। आपका कह सकते हो जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, रिसर्च हो गई, जर्नल्स हो गए, ये काफी चीज लेके सामने आती है ना।
और इन्होंने काफी रिसर्च भी की और इनके रिसर्च सेंटर जैसे चिल्का लेक में उड़ीसा में यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर भी है इनका, है ना, और काफी चीजें इनके लिए फेमस है। ठीक है, और स्टार्ट करने वाले में अगर देखें तो HM फिप्सन करके थे, है ना, इन्होंने शायद चालू की थी, एक बार देख लीजिएगा फिर भी। नेक्स्ट है देबर कमीशन, स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल। देबर जो कमीशन थी वो किस वर्ष में उसने अपनी रिपोर्ट को क्या किया, दिया? देबर कमीशन, जल्दी बताइए। देबर कमीशन जो थी उसने कब दिया था? UN देबर करके नाम था इनका, UN देबर, है ना, याद रखिएगा, UN देबर करके व्यक्ति थे और ये क्या थे? चीफ मिनिस्टर थे सौराष्ट्र स्टेट के, चीफ मिनिस्टर थे सौराष्ट्र स्टेट के, साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट के पद पर भी रहे, है ना। अब इनकी कमीशन आई थी, है ना, और ये कमीशन क्या थी? इसमें 1960 से 61 के बीच में, 1960 से 1961 के बीच में इन्होंने शेड्यूल ट्राइब के ऊपर क्या किया था? इनइक्वलिटी के ऊपर वो पूरा पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या किया था? प्लान बनाया था, है ना। तो याद रखिएगा, वनरेबिलिटी ट्राइबल ग्रुप जो है बेसिकली, है ना, उसके अंतर्गत आपका पूरा देखने को मिलता है ये, है ना। देबर कमीशन उसी में आती है 1973 में, जो देबर कमीशन ने प्राइमल ट्राइबल ग्रुप, PTG स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके अलावा इसमें उन्होंने 2006 में फिर इसे रीनेम कर दिया गया, प्राइमल ट्राइब ग्रुप की जगह कर दिया गया PVTG 2006 में इसका नामकरण कर दिया गया, जब आपकी आई थी 1973 के दशक में, है ना, 1973 में इसका नाम ये था प्राइमल ट्राइबल ग्रुप। उसके बाद 2006 में इसका नाम बदल दिया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत जो थे 52 ग्रुप थे पहले, बाद में फिर 23 ग्रुप और जोड़े गए, जिसमें 775 जो है 75 जो है आपकी प्राइमल ट्राइबल ग्रुप देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 envisages the percent of the total geographical area of India should be under forest। अब देखो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है ना, आपकी 1988 की, और मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है ना। तो इसके अंतर्गत मैंने बताया था प्रिजर्विंग द रिमेनिंग नेचुरल फॉरेस्ट, इसका मेन मोटो था, एम था, है ना। और इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट सेक्टर को भी काफी लाया गया इस पॉलिसी के अंतर्गत कि वो भी आके यहाँ पर क्या करे, योगदान दे फॉरेस्ट को बढ़ाने में, है ना। तो PP मॉडल, है ना, पब्लिक प्राइवेट शिप मॉडल भी लाया गया था इस पॉलिसी के अंतर्गत, उनको भी बढ़ावा दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इस पॉलिसी के अंतर्गत अगर देखें तो 33% जो एरिया है, 33% जो एरिया है आपका, वो आपका क्या होना चाहिए था? कवर होना चाहिए, है ना, पूरे एरिया का। तो वो सही माना गया था, है ना, इस पॉलिसी के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गेट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये कब सेटअप किया गया? GATT, याद रखिएगा, ऐसे सब कब सेटअप किया गया था? हाँ, और इसका लोकेशन कहां पे है ये भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, हाँ, ये लीगल एग्रीमेंट था कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड को लेके, है ना। और ये साइन किया गया था कब? जल्दी बताइए। 1984 में, 1984 में, 1984 में इसे क्या किया गया था? साइन किया गया था 1984 में। इसके अलावा इसका जो लोकेशन है 1984 में इसकी सॉल्व किया गया था। इसके अलावा जो आपकी इसकी लोकेशन है वो जेनेवा है ना, स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा, जेनेवा है, स्विट्जरलैंड है इसकी लोकेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कई बार ये भी पूछा जा सकता है आपको, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाद में इसे
WTO में क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया था, बाद में से WTO में चेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट है इंडिया पेटेंट एक्ट, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, इंडिया पेटेंट एक्ट, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। 1970 में किस चीज को आप क्या नहीं कर सकते हो, पेटेंट नहीं कर सकते हो, है ना। तो बेसिकली आपका क्या है, ऑल दी अबव है, चाहे हर्ब्स हो, शर्ब्स हो, मेडिकल प्लांट हो, है ना, ये सब को आप पेटेंट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपका अधिकार हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सब चैप्टर 6.2 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट डील विद द, ये भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जो सब चैप्टर है 6.2, सब चैप्टर 6.2 जो है ये किसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत क्या आता है, जल्दी बताइए। सब चैप्टर 6.2 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, चलो जल्दी बता दो। 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, उन्नीस सौ 27 के अंतर्गत क्या आता है, मैं ऑलरेडी आपको पूरा अच्छे से डिस्कस करवा दिया हूं। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का सब चैप्टर जो है आपका, है ना, इसके अंदर क्या आता है भैया, रिजर्व फॉरेस्ट आता है। क्या आता है इसके अंतर्गत, रिजर्व फॉरेस्ट आते हैं, है ना। रिजर्व फॉरेस्ट पे भी कई बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जैसे मैं एक दो क्वेश्चन आपको बता दूं, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट पे अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले, है ना, तो वो भी ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, है ना, अंडर सेक्शन 20, है ना, सेक्शन 20 जो है आपका, सेक्शन 20 जो है आपका, उसके अंतर्गत आपका रिजर्व फॉरेस्ट आता है ना। और एक्ट 16 जो है आपका, एक्ट 16 उसके अंतर्गत आता है, आपका देखने को मिलता है। अब जैसे बात करें आपके यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट की, तो रिजर्व फॉरेस्ट में देखें तो हनुमा सागरा रिजर्व फॉरेस्ट, ये कहां पे है, कर्नाटक में है। कहां पे है, कर्नाटक में है। ऐसे ही बेगुर रिजर्व, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कहां पर है, केरला में है, बेगुर रिजर्व केरला में है। फिर एक अल्टापड़ी रिजर्व, ये भी केरला में है। फिर शोलायार, ये आपका कहाँ है, ये भी केरला में है। ऐसे ही कोंदापली, पलानी, बेहाली, ये सब आपके फॉरेस्ट रिजर्व हैं, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कई बार आपको पूछ ले, जैसे बेहाली जो है, बेहाली ये आपका कहां पे, आसाम में, बेहाली कहां पे है, आसाम में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिजर्व, वाइल्ड लाइफ एंड हैव compassion of living creature in which of the article constitution of India does it appear, ये किस आपके आर्टिकल में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A, कौन सा, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A जो है ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी, है ना, फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत सिटीजन टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, आता है, ठीक है, याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट, कॉमन लंगूर जो है ये किस कैटेगरी में आते हैं, कॉमन लंगूर is the animal coming under which schedule, कॉमन लंगूर जिसे ग्रे लंगूर के नाम से भी जाना जाता है ना, कई बार ये पूछा जाता है। इसके अलावा जो काले मुंह वाले बंदर हैं बेसिकली आपके, है ना, कॉमन लंगूर हैं। चलो जल्दी से बता दो कौन सा शेड्यूल के अंतर्गत आता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं वाला भी। शेड्यूल सेकंड, याद रखिएगा जो शेड्यूल सेकंड है उसके अंतर्गत कॉमन लंगूर आते हैं, अनुसूची सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये किस सेक्शन के अंतर्गत आती है, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। नेशनल अंडर 35, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, जो सेक्शन 35 है
आपका उसके अंतर्गत आपका क्या आता है, नेशनल पार्क की घोषणा और ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। उन्हें तमिलनाडु सैंडलवुड ट्रांसिट रूल ये कब बनाया गया, जो चंदन के पारागमन के लिए रूल कब बनाया गया, याद रखिएगा, इसे बनाया गया था 1967 में, 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास फॉरेस्ट एक्ट, ये कब पारित किया गया, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट याद रखिएगा 1882 में। मद्रास फॉरेस्ट एक्ट कब पारित किया गया, 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट। मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 में पारित किया गया था, याद रखिएगा, है ना। ये जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया था, है ना। इसे देखा जाए तो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट को तमिलनाडु फॉरेस्ट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए मद्रास की जगह तमिलनाडु फॉरेस्ट एक्ट क्या है भैया, तमिलनाडु फॉरेस्ट एक्ट, तो याद रखिएगा यही वाला है भैया 1882 वाला, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तब इसे लागू किया गया था, ठीक है, 1882 वाला। इसके अंतर्गत काफी चीजें थी, ठीक है। नेक्स्ट है बिग गेम इन इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द एक्ट, जो वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो बड़ा खेल है, जो बिग गेम आपका होता है ना, एक तरह से खेलने के लिए आपका शिकार वाला जो होता है, वो किसके अंतर्गत आता है ना, जो आपका सेक्शन 4 है ना, उसके अंतर्गत आपका देखने को मिलता है बिग गेम, ठीक है, शेड्यूल ऑफ 4 सेक्शन। नेक्स्ट है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB, ये मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुका हूं। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ये ऑलरेडी डिटेल में मैंने आपको डिस्कस करवाया है, चलो जल्दी से बता दो, है ना। 1971 में लॉन्च किया था किसने, यूनेस्को ने। 1971 में लॉन्च किया था किसने, यूनेस्को ने इसको लॉन्च किया था। ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों, है ना। इसमें काफी चीजें थी और काफी चीजें यहाँ पर हुई और काफी चीजें इसमें पूछा गया। बायोस्फीयर रिजर्व इसके अंतर्गत काफी चीजें लाई गई, है ना। ट्रांजिट एरिया उन्होंने डिसाइड किया था और 1996 में फिर एक गाइडलाइन भी आई, फिर क्लासिफिकेशन आया IUCN का, है ना। तो ये चीजें आपको इसके अंतर्गत देखने को मिली है। चलिए नेक्स्ट है चार्टर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, चार्टर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, इसकी रिपोर्ट जो थी वो किसके आधार पर थी, किसने दी थी, चार्टर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री। चार्टर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री की जो रिपोर्ट थी, चार्टर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, चार्टर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसका आंसर बता दिया था, है ना। चार्टर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री जो था बेसिकली आपका किसकी रिपोर्ट के आधार पे था, मैकलेड की, है ना। मैकलेड की रिपोर्ट के आधार पर इसे बनाया गया था, ठीक है, मैकलेड को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए भारतीय वन नीति का जो चार्टर था इसके अंतर्गत आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें 1855 का चार्टर था शायद ये, 1855 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द चालान ऑफ फॉरेस्ट ऑफेंस आर प्रिपेयर अंडर विच सेक्शन, ये भी ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। चालान ऑफ फॉरेस्ट ऑफेंस प्रिपेयर अंडर विच सेक्शन, जो अपराध होते हैं वो चालान किस धारा के अंतर्गत आते हैं आपको बताना है। चलो जल्दी बताओ। हाँ, सेक्शन 52 क्या है बताइए, जल्दी बताइए कौन से सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। हाँ, चालान जो है सेक्शन 26, सेक्शन 26 के अंतर्गत आते हैं आपकी, ये याद रखने वाली चीजें हैं ये कुछ चीजें। नेक्स्ट है फॉरेस्ट लॉ क्या होता है भैया, फॉरेस्ट लॉ कैसा लॉ है ये आपको बताना है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर तो बहुत अच्छे से दे पाएंगे भैया। फॉरेस्ट लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कैसा लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक कानून है भैया ये, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट ब्रॉड द कॉन्करेंट लिस्ट बाय 42 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर ऑफ, जो फॉरेस्ट है वो कब लाया गया, याद रखिएगा, वो लाया गया था 1976 में, 1976 के अंतर्गत लाया गया था, 1976 में लाया गया था
42वें संशोधन में वनों को समवर्ती सूची में लाया गया था। वो मैं बताया था ना, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट आ गया था 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, उसके बाद ट्री प्रोटेक्शन एक्ट आया 1976 में, तो उसमें पेड़ों को भी लाया गया है ना प्रोटेक्शन की कैटेगरी में। तो ये थे हमारे फॉरेस्ट पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और यही क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। होपफुली आपने एंजॉय किया वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।